नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की हिरासत को लेकर केंद्र सरकार की आलोचना की है। वांगचुक को शुक्रवार को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी एनएसए के तहत हिरासत में लिया गया और उन्हें राजस्थान की जोधपुर जेल में रखा गया है। ठाकरे ने कहा कि वांगचुक ने भारतीय सैनिकों के लिए दुर्गम इलाकों में सौर टेंट तकनीक विकसित की, लेकिन उन्हें देश विरोधी करार दिया जा रहा है। उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि जो हमारी सेना के लिए काम कर रहा है उसे देश विरोधी करार दिया गया और एनएसए के तहत हिरासत में लिया गया, जबकि आप पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेल रहे हैं जो भारत में आतंक फैलाता है। यह किस तरह की देशभक्ति है? ठाकरे ने इसके विरोध में लोगों से भारत पाकिस्तान के बीच एशिया कप फाइनल का बहिष्कार करने की अपील की। उन्होंने कहा कि ऐसे कार्यकर्ताओं को सम्मान देना चाहिए, न कि एनएसए के तहत हिरासत में लेना। उद्धव ठाकरे ने कहा कि यह कदम देशभक्ति की सही परिभाषा के खिलाफ है। लद्दाख पुलिस ने पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के कथित पाकिस्तानी संबंधों और विदेशी फंडिंग की जांच शुरू कर दी है। लद्दाख पुलिस प्रमुख एसटी सिंह जामवाल ने बताया कि हाल ही में एक पाकिस्तानी पीआईओ यानी खुफिया एजेंट को गिरफ्तार किया गया जो वांगचुक के बारे में रिपोर्टिंग कर रहा था। डीजीपी ने वांगचुक की पाकिस्तान यात्रा को लेकर भी सवाल उठाए और कहा कि वह पाकिस्तान में डॉन मीडिया हाउस के कार्यक्रम में शामिल हुए थे, इसलिए उन पर एक बड़ा सवालिया निशान है। डीजीपी जामवाल ने कहा कि वांगचुक का भड़काने का इतिहास रहा है। साथ ही वांगचुक ने अपने भाषण में अरब स्प्रिंग, नेपाल और बांग्लादेश का जिक्र भी किया। पुलिस का कहना है कि 24 सितंबर को हुए विरोध प्रदर्शन में वांगचुक सहित कुछ कार्यकर्ताओं के भाषणों ने हिंसा भड़का दी, जिसमें 4 लोग मारे गए और कई घायल हुए। वांगचुक को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी एनएसए के तहत हिरासत में लिया गया है। कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह ने गिरफ्तारी की आलोचना करते हुए कहा कि वांगचुक गांधीवादी दर्शन का पालन करते हैं और लद्दाख के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में काम कर रहे हैं। उन्होंने केंद्र पर वादा पूरा न करने का भी आरोप लगाया। वहीं वरिष्ठ पत्रकार विनोद शर्मा ने एनएसए के तहत गिरफ्तारी की कार्रवाई पर कड़ी टिप्पणी की। विनोद शर्मा का कहना है कि ऐसे लोगों के प्रति ऐसा प्रचार अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है। बरेली में शुक्रवार को आई लव मोहम्मद नारे को लेकर हुई हिंसा के बाद शहर में तनाव जारी है। पुलिस ने अशांति फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। शनिवार शाम से पूरे शहर में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। घटना की जांच के लिए विशेष जांच दल यानी एसआईटी का गठन किया गया है, जिसे 10 दिनों में रिपोर्ट सौंपनी होगी। डीआईजी अजय कुमार साहनी ने बताया कि व्हाट्सएप ग्रुपों पर भड़काऊ संदेशों ने हिंसा भड़काने में अहम भूमिका निभाई। उत्तर प्रदेश के बरेली में जुम्मे की नमाज के बाद हुए आई लव मोहम्मद प्रदर्शन के हिंसक होने पर पुलिस ने इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल प्रमुख मौलाना तौकीर रजा खान को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस का कहना है कि अब तक 10 एफआईआर दर्ज की गई हैं और कुल 39 लोगों को हिरासत में लिया गया है, जिनमें से 8 आरोपियों तौकीर रजा, सरफराज, मनीफुद्दीन, अजीम, मोहम्मद शरीफ, मोहम्मद आमिर, रेहान और मोहम्मद सरफराज को न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। पुलिस के मुताबिक 7 एफआईआर में तौकीर रजा का नाम शामिल है। जुलूस की अनुमति प्रशासन ने नहीं दी थी, लेकिन भीड़ दरगाह से आगे बढ़ी तो पुलिस से झड़प और पथराव और लाठीचार्ज हुआ, जिसमें फायरिंग भी हुई और कई लोग घायल हुए। यह विवाद कानपुर से शुरू हुआ था, जहां ईद मिलादुन नबी के जुलूस में आई लव मोहम्मद बोर्ड लगाने पर एफआईआर हुई थी। बाद में यह मामला कई राज्यों तक फैल गया। उत्तर प्रदेश के बरेली में आई लव मोहम्मद पोस्टर पर हुए प्रदर्शन के बाद हिंसा भड़कने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त चेतावनी दी है। लखनऊ में कार्यक्रम के दौरान योगी आदित्यनाथ ने बिना किसी का नाम लिए कहा कि कल एक मौलाना भूल गए कि राज्य में सत्ता किसके पास है। उन्होंने आगे कहा कि उन्होंने सोचा था कि वे जब चाहे व्यवस्था को रोक सकते हैं, लेकिन हमने स्पष्ट कर दिया था कि ना तो कोई सड़क जाम होगी और ना ही कर्फ्यू। हालांकि हमने जो सबक सिखाया है वह आने वाली पीढ़ियों को दंगा करने से पहले 2 बार सोचने पर मजबूर करेगा। पुलिस ने इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल प्रमुख मौलाना तौकीर रजा को हिरासत में लिया है और 10 से अधिक एफआईआर दर्ज की गई हैं। बरेली के डीएम अविनाश सिंह ने बताया कि जिले में पीएनएसएस की धारा 163 लागू थी और बिना अनुमति प्रदर्शन किया गया। वहीं डीआईजी अजय कुमार साहनी ने झड़प को पूर्व नियोजित साजिश बताते हुए सख्त कार्रवाई की बात कही। बीजेपी के वरिष्ठ नेता मुरली मनोहर जोशी और पूर्व केंद्रीय मंत्री करण सिंह ने सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई पीआर गवई से अपील की है कि चारधाम सड़क परियोजना पर 2021 के फैसले की दोबारा समीक्षा की जाए।
उनका कहना है कि सड़क को 12 मीटर तक चौड़ा करने के कारण उत्तराखंड में बड़े पैमाने पर भूस्खलन और धंसाव क्षेत्र बढ़ गए हैं। दरअसल 2020 में सड़क परिवहन मंत्रालय के सर्कुलर के अनुसार सड़क की चौड़ाई 12 मीटर तय की गई थी। अपीलकर्ताओं का कहना है कि इसे रद्द किया जाए और पहले से प्रस्तावित 5.5 मीटर चौड़ाई अपनाई जाए। खासतौर पर उत्तरकाशी से गंगोत्री तक का इलाका बहुत संवेदनशील माना जा रहा है। इस अपील पर 57 मशहूर हस्तियों ने हस्ताक्षर किए। पत्र में कहा गया है कि अगर ये फैसला नहीं बदला गया तो इसका असर तुरंत और अपूरणीय होगा। बता दें कि 14 दिसंबर 2021 को सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच, जिसकी अध्यक्षता जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने की थी, उस बेंच ने केंद्र सरकार की 3 राष्ट्रीय राजमार्गों को चौड़ा करने की योजना को मंजूरी दी थी। ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामेनेई ने इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि आज ज़ायनिस्ट शासन दुनिया में सबसे अधिक नफरत किया जाने वाला और अकेला पड़ चुका शासन है। यह टिप्पणी नेतन्याहू के संयुक्त राष्ट्र महासभा में दिए गए भाषण के बाद आई। शुक्रवार को न्यूयॉर्क में असेंबली हॉल में नेतन्याहू भाषण देने पहुंचे, लेकिन कई देशों के प्रतिनिधि विरोध स्वरूप बाहर चले गए और हॉल में कई कुर्सियां खाली दिखाई दी। हालांकि बालकनी में कुछ लोगों ने खड़े होकर तालियों से उनका स्वागत किया। नेतन्याहू ने फिलिस्तीन को राष्ट्र का दर्जा देने को सरासर पागलपन बताया और कहा कि कई देशों की मान्यता शर्मनाक है। उनका यह भाषण ऐसे समय आया है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वह इसराइल को कब्जे वाले वेस्ट बैंक पर नियंत्रण हासिल करने की अनुमति नहीं देंगे। 73 साल की हरजीत कौर, जिन्हें अमेरिका से डिपोर्ट किया गया है, अब भारत लौट आई हैं। उनके वकील दीपक अहलूवालिया ने बताया कि अमेरिका में उनके साथ बुरा व्यवहार किया गया। हरजीत कौर को 8 सितंबर को गिरफ्तार किया गया और पहले बेकर्सफील्ड और फिर एरिज़ोना में रखा गया। इसके बाद उन्हें दिल्ली भेज दिया गया। हरजीत ने ANI से बात करते हुए कहा कि अमेरिका में उनकी शरण की अर्जी सफल नहीं हुई। उनके वकील का कहना है कि उनके खिलाफ कोई आपराधिक मामला नहीं था, फिर भी ICE अधिकारियों ने हिरासत में अस्वीकार्य व्यवहार किया। ICE का कहना है कि हरजीत कौर ने लंबे समय तक कानूनी प्रक्रिया का इस्तेमाल किया और 2005 में इमिग्रेशन जज ने उनका निर्वासन आदेश दिया था। हरजीत कौर 1991 में अपने बच्चों के साथ पंजाब की राजनीतिक उथल-पुथल से बचकर अमेरिका चली गई थी। इस दौरान उन्होंने कई बार अमेरिका में शरण लेने की कोशिश की, लेकिन हर बार असफल रहीं। शिवसेना UBT प्रमुख उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र में मराठवाड़ा की बारिश और किसानों की बदहाली पर राज्य और केंद्र सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा कि इस बार की आपदा बहुत गंभीर है। किसानों की फसल बर्बाद हो गई है और कर्ज का बोझ बढ़ता जा रहा है। ठाकरे ने सभी किसानों का कर्ज माफ करने और प्रति हेक्टेयर 50,000 रुपए की मदद देने की मांग की। उन्होंने बताया कि किसानों को केवल 7 से 8,000 रुपए ही मिले हैं और 14 करोड़ रुपए की घोषित मदद अब तक नहीं पहुंची है। ठाकरे ने प्रधानमंत्री पर निशाना साधते हुए कहा कि किसान अब अपने मंगलसूत्र तक गिरवी रख रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने पाकिस्तान के साथ होने वाले क्रिकेट मैच पर सवाल उठाते हुए देशभक्तों से इसका बहिष्कार करने और स्पॉन्सर से इसमें हिस्सा न लेने का आग्रह किया। उन्होंने किसानों के अधिकारों की रक्षा और त्वरित राहत देने पर जोर दिया। बीजेपी ने बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों को युद्ध स्तर पर तेज कर दिया है। गृह मंत्री अमित शाह ने पटना में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक कर चुनावी रणनीति पर चर्चा की। इस बैठक में बिहार चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, सह प्रभारी CR पाटिल, केशव प्रसाद मौर्य और अन्य नेता मौजूद रहे। पार्टी ने देश भर के 45 नेताओं को बिहार भेजा है, जिन्हें अलग अलग लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों की जिम्मेदारी दी गई है। इन नेताओं में दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, UP, राजस्थान, मध्य प्रदेश और उड़ीसा के वरिष्ठ नेता शामिल हैं। प्रवासी नेताओं का काम सिर्फ चुनाव प्रचार नहीं, बल्कि स्थानीय कार्यकर्ताओं को सक्रिय करना और NDA के लिए हर सीट पर जीत सुनिश्चित करना है। आने वाले हफ्तों में विधानसभा स्तर पर भी नेताओं की नियुक्ति की जाएगी। यह रणनीति बीजेपी की बिहार में मजबूत पैठ बनाने की तैयारी को दर्शाती है। भारत की शीतल देवी ने विश्व तीरंदाजी पैरा चैंपियनशिप 2025 में गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रच दिया है। दक्षिण कोरिया के ग्वांगजू में हुए महिला कंपाउंड ओपन फाइनल में शीतल ने तुर्की की दुनिया की नंबर 1 पैरा तीरंदाज ओशनूर क्यूर गिर्डी को 146-143 से हराया। गिर्डी 3 बार की विश्व चैंपियन और 2024 पेरिस पैरालंपिक गोल्ड मेडलिस्ट हैं। शीतल के लिए यह चैंपियनशिप में तीसरा मेडल है। इससे पहले उन्होंने सरिता के साथ कंपाउंड महिला ओपन टीम में सिल्वर मेडल और तोमन कुमार के साथ कंपाउंड मिक्स्ड टीम में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। अभी के लिए इतना ही। बाकी की देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी के साथ।